अगली खबर का रुख करते हैं। सियासत में आजकल लगता है चोर सिपाही का खेल चल रहा है। जैसे ही राहुल गांधी सरकार के काम पर सवाल उठाते हैं, बीजेपी सीधे नेहरू पर पहुंच जाती है। प्रधानमंत्री मोदी को जैसे ही कॉम्प्रोमाइज्ड कहते हैं, वैसे ही बीजेपी नेहरू, इंदिरा, राजीव को कॉम्प्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री बताने लगती है। यह खेल पिछले 2 दिन से चल रहा है। आज बीजेपी के एजेंडे में सिर्फ नेहरू थे। राहुल भी गजब करते हैं। उनको भी पता है कि जितनी बार आज की बात करेंगे उतनी बार बीजेपी अतीत में जाएगी। राहुल बार बार ट्रेड डील पर पीएम को कॉम्प्रोमाइज्ड बता रहे हैं, तो जवाब में बीजेपी को नेहरू याद आ रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी को कि आप हिंदुस्तान और यूएस की डील को रद्द करके दिखा दीजिए। दम है तो करके दिखा दीजिए। ये नहीं कर सकते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं, मैं आपको बता रहा हूं, ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन पर अमेरिका का, ट्रंप का दबाव है। हिंदुस्तान को धोखा दिया है, यह सच्चाई है। 24 घंटे पहले बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और पीयूष गोयल ने कमान संभाली। आज गिरिराज सिंह मैदान में उतर गए। एक व्यक्ति की कूटनीतिक कमजोरी ने भारत का भूगोल बदल दिया और इसे दूरदर्शिता का नाम दिया गया। तिब्बत हाथ से गया, अक्साई चीन पर कब्जा हुआ, बरूबरी समझौते में छोड़ा गया, कच्छ में झुकाव दिखा, कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उलझा, नदियों के प्रवाह पर बड़े समझौते हुए, यूएनएससी के स्थायी सीट का अवसर ठुकराया गया, नेताजी के धरोहर पर सवाल उठे लेकिन जवाब नहीं आए, और फिर दशकों तक सत्ता एक ही परिवार के इर्द गिर्द सिमटी रही। संस्थाएं व्यक्ति केंद्रित होती गईं, निर्णय राष्ट्र से अधिक परिवार के हितों के इर्द गिर्द घूमते रहे। समझिए सत्ता की वो कहानी जहां लोकतंत्र के नाम पर ताज एक ही खानदान के सिर सचता रहा और देश बार बार समझौतों की कीमत चुकाता रहा। कुर्सी बचाने की राजनीति ने राष्ट्रहित को गिरवी रखा। फैसले परिवार केंद्रित रहे और भारत अपनी अपार संभावनाओं के बावजूद बंधा रहा। सत्ता एक ही परिवार के पास बनी रहे, इसके लिए पूरे राष्ट्र को समझौतों की राह पर धकेला गया। शुक्र है गिरिराज सिंह कैमरे के सामने आकर इस पर नहीं बोले, ना तो ना जाने क्या हो जाता। डर लगता है क्योंकि गिरिराज सिंह जब भी बोलते हैं सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे। संसद के बाहर की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं जिसमें गिरिराज सिंह सरेंडर को सलेंडर बोल रहे हैं। अंग्रेज के बाहों में सलेंडर किया, ये नेहरू ने सलेंडर कर दिया अपने आप को। खैर छोड़िए, गिरिराज सिंह जो पोस्टर लेकर अब की बार आए हैं वो दिखाते हैं। ये पहला फोटो है जिस पर लिखा है वन मैन्स वीकनेस रिड्यू भारत्स मैप फॉरएवर, यानी एक आदमी की कमजोरी भारत का नक्शा हमेशा के लिए नया बना दिया। ये दूसरी फोटो है, इस पर लिखा है नेहरू सोल्ड इंडियाज रिवर टू पाकिस्तान, 80% बेसिन वाटर गिफ्टेड अवे, यानी नेहरू ने भारत की नदी पाकिस्तान को बेच दी। 80% बेसिन का पानी गिफ्ट में दिया गया। यह तीसरी फोटो है जिस पर लिखा है द यूएनएससी डिजास्टर, नेहरू पुट चीन फर्स्ट, इंडिया लास्ट। मतलब यह कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मामले में नेहरू ने चीन को पहले और भारत को अंतिम स्थान पर रखा। और यह चौथी फोटो है जिसमें लिखा है नेताजी की आईएनए खजाना चोरी, नेहरू इग्नोर्ड वार्निंग्स और शील्डेड लूटर्स। मतलब यह कि नेताजी का आईएनए खजाना चोरी मामले में नेहरू ने चेतावनियों को नजरअंदाज किया और लुटेरों को बचाया। गिरिराज सिंह के बाद संबित पात्रा आए। चचा नेहरू बोला जाता था उनको, चचा नेहरू। ही वाज कॉम्प्रोमाइज्ड नेहरू। चचा कॉम्प्रोमाइज्ड, वो चचा नेहरू नहीं थे, वो चचा कॉम्प्रोमाइज्ड थे। 1954 में पंचशील समझौता होता है और पंचशील समझौते के जरिए नेहरू ने तिब्बत को चीन को गिफ्ट में दिया। आप सोच के देखिए, पंचशील के समझौते में चाचा नेहरू ने इतना कॉम्प्रोमाइज किया, चाचा कॉम्प्रोमाइज ने इस प्रकार काम किया देश के अहित में कि उन्होंने तिब्बत को चाइना को गिफ्ट में दे दिया। और 1951 से चीन अक्षय चीन में
इसको आज हम अक्षय चीन कहते हैं, वहां सड़क बना रही थी। ये नेहरू जी को भी मालूम था कि वहां सड़क बन रहा है। यानी नेहरू पर बीजेपी का आरोप है कि उन्होंने तिब्बत और अक्साई चीन को दे दिया। इतिहासकार मानते हैं कि नेहरू को ऐसा लगता था कि अगर तिब्बत को चीन का हिस्सा नहीं माना तो फिर चीन से टकराहट बढ़ेगी। मगर साल 2003 में इसी बीजेपी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी बतौर प्रधानमंत्री चीन की यात्रा पर गए और समझौते के तहत तिब्बत को चीन का औपचारिक रूप से हिस्सा माना, जिसकी बात बीजेपी कभी नहीं करती। देश के पहले पीएम पंडित नेहरू पर बीजेपी की ओर से आज भी यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने यूएनएससी की स्थायी सीट चीन के लिए छोड़ दी। इसमें लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मामले में नेहरू ने चीन को पहले और भारत को अंतिम स्थान पर रखा। 1950 और 1955 दो बार ऐसा मौका आया जब दुनिया ने यूएनएससी की सीट भारत को ऑफर की, लेकिन नेहरू ने दोनों बार मना कर दिया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भरसक प्रयास है कि उसमें हम स्थायी सदस्य परमानेंट मेंबर कैसे बने। एक समय था 1950 में अमेरिका ने और 1955 में 50 में अमेरिका ने और 55 में सोवियत संघ ने यूएसएसआर ने ये प्रपोज किया था कि यूएनएससी में भारत को परमानेंट मेंबर बनाया जाए। मगर नेहरू जी ने अपनी बहन विजया लक्ष्मी जी को चिट्ठी लिखा और कहा कि इससे चीन नाराज हो जाएगा एंड वी शुड डिक्लाइन द ऑफर ऑफ बिकमिंग अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएनएससी। दरअसल जो आज का चीन है वो 1971 तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य था ही नहीं। 1945 से 1971 तक चियांग काई शेक का राष्ट्रवादी चीन, जो आज का ताइवान है, वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य रहा। यानी नेहरू के मरने के 7 साल बाद तक चियांग काई शेक का राष्ट्रवादी चीन यानी ताइवान सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य रहा। विवाद तब हुआ जब अमेरिका और रूस दोनों का प्रस्ताव था कि राष्ट्रवादी चीन की जगह पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना नहीं, भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाए, लेकिन नेहरू ने इससे इनकार किया। नेहरू को लगता था कि संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य होने के नाते चीन को स्थायी सदस्य बनने का स्वाभाविक अधिकार है। अगर उसके अधिकार को छीनकर भारत लेता तो बेवजह चीन से नाराजगी मोल लेनी पड़ती। इसलिए जब जब भारत को स्थायी सदस्य बनाने का न्योता आया, नेहरू ने इनकार कर दिया। एक तरफ जहां बीजेपी की ओर से देश के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही, वहीं इसका जवाब कांग्रेस की ओर से भी दिया जा रहा। तो नेहरू जी प्रधानमंत्री नहीं है देश में। आज जो प्रधानमंत्री हम उससे सवाल पूछ रहे हैं। 1964 में जिनका देहांत हो गया उनसे सवाल पूछें, लेकिन जो आज प्रधानमंत्री है उनसे सवाल पूछो तो जेल हो जाती है। किसान, अग्निवीर जवान, पेपर लीक के शिकार नौजवान जो सड़क पर आता है ये उसको अंदर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सड़क पर आकर आईना दिखाना नरेंद्र मोदी को, ये नरेंद्र मोदी को बर्दाश्त नहीं होता। नरेंद्र मोदी को समझ लेना चाहिए कि कोई भी तानाशाह ज्यादा दिन तक नहीं चलता। राहुल भी मानने वाले नहीं। जैसे बीजेपी भूतकाल पर अड़ी है, वैसे राहुल वर्तमान पर। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, आज भारत में कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के राज में शांतिपूर्ण विरोध करना ही सबसे बड़ा अपराध बना दिया गया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को धीरे धीरे ऐसी दिशा में धकेला जा रहा है जहां असहमति को देशद्रोह और सवाल पूछने को साजिश बताया जाता है। सोचिए, मुद्दा कोई भी हो, अगर आप सत्ता के खिलाफ संवैधानिक तरीके से आवाज उठाते हैं तो लाठी, मुकदमा और जेल, ये लगभग तय। युवा कांग्रेस ने देश का अहित करने वाले यूएस ट्रेड डील का शांतिपूर्ण विरोध किया तो उन्हें देश विरोधी बताकर गिरफ्तार कर लिया। ये कैसा लोकतंत्र है जहां कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम सवालों से डरते हैं, जहां असहमति को कुचलना शासन का स्वभाव बनता जा रहा है। शांतिपूर्ण विरोध अपराध नहीं, लोकतंत्र की आत्मा है। सवाल पूछना लोकतंत्र की कमजोरी नहीं, उसकी ताकत है। लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब सरकार आलोचना सुनती है, जवाब देती है और जवाबदेह रहती है। मोदी जी, ये नॉर्थ कोरिया नहीं, भारत है। जब सत्ता खुद को राष्ट्र समझने लगे और असहमति को दुश्मन, तब लोकतंत्र मर जाता है। सियासत ऐसे ही चलती है। जब किसी मुद्दे पर जवाब ना हो तो फिर पीछे से सवाल निकाल कर लाए जाते हैं ताकि जनता वर्तमान भूलकर भूतकाल में पहुंच जाए। अब ये लड़ाई कहां तक जाएगी पता नहीं। इतना जरूर पता है कि जब जब राहुल देश के मुद्दे उठाएंगे, बीजेपी गड़े मुर्दे उखाड़ेगी। दिल्ली से कुमार गौरव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।